ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करते हैं, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था अपना मेन टॉपिक का नाम था रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्टेवर्डशिप, है ना। इसको हम लोगों ने स्टार्ट करा था और इसके अंदर हम लोगों को अपना सबसे पहला सब टॉपिक डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पहला वर्ड है रिस्टोरेशन, यानी कि आप रिन्यूएबल रिसोर्स को किस तरीके से स्टोर कर सकते हो। रीस्टोर का मतलब हो गया कि कैसे आप उसको बचा सकते हो, ठीक ना। और अगला वर्ड है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब हो गया कि रिन्यूएबल रिसोर्स को आप किस तरीके से बार बार रीजनरेट कर सकते हो, मतलब कैसे बार बार उसका बना सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दो केस लेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो आइए पहले समझते हैं केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, मैनी फार्मर्स इन आवर कंट्री एक्सट्रैक्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पजेज। बिल्कुल सही बात है। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट में खेती होता है, मतलब एग्रीकल्चर होता है, वो लोग अपने खेतों में पानी डालने के लिए पानी कहाँ से निकालते हैं? जमीन से ही निकालते हैं। अंडरग्राउंड जो वाटर है उसी को बाहर निकालते हैं और उसी को अपने खेतों में देते हैं, डालते हैं। तो हमारे इंडिया में जितने भी किसान हैं अपने खेतों में जो उनको पानी देना होता है तो वो ज़मीन के नीचे से अंडरग्राउंड वाटर को निकालते हैं और फिर अपने खेतों में उसको डालते हैं। द एक्सट्रैक्शन रेट इज ग्रेटर देन द रेट एट विच द वाटर टेबल इज रिप्लेनिश्ड। मतलब देखिए एक बात आपको पूरा कहानी पहले समझाते हैं। ग्राउंड वाटर में यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो पानी आया कहाँ से? वहाँ पे वही बारिश का पानी। बारिश का पानी धीरे धीरे नीचे चला गया तो वो हमारा ग्राउंड वाटर बन गया, है ना। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं वो इतना ज़्यादा पानी निकाल ले रहे हैं बाहर, मतलब कि पानी निकालने का जो रफ्तार है वो क्या है? ज़्यादा है, लेकिन ग्राउंड वाटर जो है उसको भरने का जो रेट है वो कम है। मतलब ये हुआ कि ज़मीन के नीचे से पानी निकाला जा रहा है ज़्यादा और ज़मीन के नीचे पानी जा रहा है बरसात का कम, क्योंकि बारिश ही कम हो रहा है। इससे ज़रा आप सोचिए क्या होगा। ग्राउंड वाटर एक समय पे ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ख़त्म नहीं होगा मतलब थोड़ा, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन वो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो और नीचे चल जाएगा। फिर पानी निकालने में हम लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग पानी को निकाल रहे हैं जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से ग्राउंड वाटर हमारा बढ़ नहीं रहा है, ठीक ना। तो इससे आने वाले समय में क्या समस्या सामना करना पड़ेगा किसानों को? ये समस्या सामना करना पड़ेगा कि उनके खेतों में पानी डालने के लिए ज़मीन में पानी ही नहीं बचेगा, ठीक ना। दिस लीड्स टू द हायर कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ग्राउंड वाटर धीरे धीरे पूरी तरीके से हमारा नीचे चला जाएगा और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जब नीचे पानी बचे ही ना, ठीक ना, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि ग्राउंड वाटर को उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना की ज़रूरत हो, और उतना भी नहीं निकालना चाहिए जिससे कि केवल निकालते ही चले जाएं और भरने के बजाय वो भर ही नहीं पा रहा है। मतलब कि ग्राउंड वाटर को इतना इस हिसाब से निकालिए कि बाद में वो दोबारा फिलअप भी हो जाए, ताकि कोई फ़र्क हम लोगों को देखने को ना मिले, ठीक ना। It has been predicted that many of our growing cities will run out of groundwater soon। सोचिए ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है कि जितने भी खास करके बड़े बड़े शहर हैं जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आने वाले टाइम में वहाँ पे पानी भी देखने को ज़मीन के नीचे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शहर धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है, ग्रो हो रहा है, तो पानी भी ज़मीन से बाहर ज़्यादा निकाला जा रहा है। तो पानी का लेवल क्या हो जाएगा? एक समय पे या तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो फिर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चल जाएगा, जिससे लोगों को पानी का समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो अब सवाल है कि सर इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो आइए समझते हैं क्या तरीका है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैनी इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन। मतलब इस समस्या को दूर करने के लिए कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे लाइक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। पुराना तरीका अपनाइए पानी को बचाने का। पुराना तरीका क्या था? जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत पहले इंडिया में क्या होता था कि अपने बरसात के पानी को बचाने के लिए लोग क्या करते थे, अपने घर के पीछे या फिर घर के बगल में बहुत बड़ा गड्ढा खोद देते थे
और सारा बरसात का पानी वहीं पे लाके वो लोग डंप कर देते थे, यानी कि वहाँ पे पानी को इकट्ठा कर लेते थे। इससे क्या होता था, जब उनको ज़रूरत पड़ता था तो उस गड्ढे से पानी निकाल के इस्तेमाल वो लोग कर लेते थे। तो ये पुराना तरीका था पानी को बचाने का। तो ऐसा ही तरीका कुछ आज हमको फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं। और क्या कर सकते हैं, रिवाइवल ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे शहर से तो गायब ही हो चुका है, गांव से भी धीरे धीरे जो तालाब थे, टैंक थे, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। मतलब गाँवों में भी अब तालाब देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तालाब में जो पानी था उसको निकाल के उस तालाब को भर दिया गया और वहाँ पे बिल्डिंग बना दिया गया, है ना। इस तरीके से ये हो रहा है। तो पॉन्ड नहीं रहेगा, टैंक नहीं रहेंगे हमारे पास, तो पानी का लेवल हमारे सामने घट जाएगा, पानी का लेवल। अगला और क्या कर सकते हैं इन सबको बचाने के लिए, मतलब पॉन्ड बनाइए, टैंक बनाइए, ताकि पानी वहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर सके। और पुराना तरीका अपनाइए पानी को बचाने का। और क्या कर सकते हैं, कटिंग डाउन ऑन वेस्टफुल कंजम्पशन ऑफ वाटर। मतलब जहाँ पे पानी का बर्बादी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं उसको क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक ना। ये भी तरीका हो सकता है पानी को बचाने का। प्रोसेसिंग एंड रीयूजिंग वाटर, यानी कि एक ही पानी को बार बार प्रोसेस करके इस्तेमाल करिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे जिस पानी से हमने अपने कार को धोया उसी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है गार्डन में देने के लिए। तो ये क्या हो गया, पानी का एक तरीके से रीयूज हो गया कि भैया एक पानी, वही पानी से हमने गाड़ी को भी धो लिया और वही पानी हमने अपने गार्डन में भी लगा दिया, तो वो रीयूज हो गया। और प्रोसेस का मतलब हो गया कि एक ही पानी को बार बार प्रोसेस करके, मतलब उसमें ऐसा कुछ करिए कि उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें यदि हम लोग करेंगे तो पानी को बर्बाद होने से, पानी का जो ग्राउंड वाटर जो खास करके है उसका लेवल नीचे जाने से बचा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला केस। आइए अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस में क्या लिखा हुआ है, समझिए। सेकंड केस में है द इम्प्रॉपर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स हैड लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन। अब देखिए हो क्या रहा है ना, हमारे इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर करते हैं लोग, जितने भी फार्मर हैं, वो लोग अपने खेतों में फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब तो डालते ही हैं। और ये सारे के सारे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पानी के साथ घुल मिल के कहाँ चल जाता है, अल्टीमेटली ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे हमारा पहले से कौन सा पानी है, ग्राउंड वाटर है। जब उस ग्राउंड वाटर में ये केमिकल वाला मतलब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जब जाके मिलेगा तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को भी एक तरीके से गंदा कर देता है। मतलब कि उसमें वो आप कह सकते हो एक तरीके से जहर घोल देता है, ठीक ना। तो अब सवाल है कि सर इससे बचने का क्या तरीका है, समझिए इससे कैसे बच सकते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैनी इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन। मतलब इस समस्या को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग कई सारे कदम उठा सकते हैं। जैसे लाइक यूज ऑफ काउ डंग। आप अपने खेतों में जो जहाँ पे केमिकल इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे वो इस्तेमाल ना करके काउ डंग इस्तेमाल करिए, मतलब गाय का गोबर। ये भी एक तरीके से नेचुरल खाद का ही काम करता है और ये हमारे पानी को पोल्यूट भी नहीं करता है। उसके बाद मैन्योर डाल सकते हैं आप। मैन्योर क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आपके घर का गार्डन का जो पेड़ का पत्ता, टहनी, है ना, ये सब होता है, घर का सब्जी का छिलका, फल का, फूल का, ये सब का छिलका, गाय का गोबर, इन सब को क्या कर दो, एक गड्ढे में डाल दो। उस गड्ढे को 3-4 महीने के लिए आप ढक दो। उसके बाद देखना वो अंदर ही अंदर सड़ जाएगा, गल जाएगा और मिट्टी का रूप ले लेगा। और वो मिट्टी एक तरीके से हमारा क्या बन चुका है, प्रॉपर नेचुरल खाद बन गया है कि नहीं। तो उसी को हम लोग कहते हैं मैन्योर। तो इसका इस्तेमाल करिए, इसमें जीरो केमिकल है, कोई केमिकल है ही नहीं। तो इन सब का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग अपने ग्राउंड वाटर में केमिकल को मिलने से बचा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग करिए। मतलब अपने खेत पे लगातार एक ही प्रकार का फसल नहीं उगाना है ना। हर बार अलग अलग प्रकार का फसल लगाइए और अलग अलग तरीके से लगाइए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 बीघा ज़मीन है, सपोज करिए, उसमें थोड़ा सा पार्ट में आपने आलू लगा दिया, थोड़ा सा जगह पे आपने प्याज लगा दिया, थोड़ा सा जगह पे आपने टमाटर लगा दिया, ये सारी चीज़ें, यानी कि अलग अलग प्रकार के आपको उसमें क्रॉप्स लगाने हैं। अगला, वी मस्ट लर्न फ्रॉम दिस प्रैक्टिसेस एंड अप्लाई देम इन आवर करेंट सिचुएशन टू प्रिवेंट फर्दर डिग्रेडेशन। मतलब ये सब जो तरीका है, इन सब तरीके को आज के टाइम पे हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो मिट्टी है खास करके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के जो पानी है, वो हमारा बर्बाद ना हो सके। तो ये छोटे मोटे तरीके हैं, हालांकि ये सारे तरीके पुराने तरीके हैं, लेकिन यदि हम लोग इसको आज के टाइम पे फॉलो करें, आज के सिचुएशन के हिसाब से यदि हम लोग इसको अपनाएं, तो बहुत हद तक हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और उसमें जहर मिलने से भी बचा सकते हैं। और अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को ही हम लोग पीते हैं, यदि वो फिट रहेगा तो हम लोग भी फिट रहेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 केस, दोनों केस समझ में आया।
चलिए नेक्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं अपना टॉपिक, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, अ केसलेट फ्रॉम पंजाब। मतलब बेसिकली यहाँ पे ना पंजाब का एग्जाम्पल लेके आपको समझाया गया है कि ग्राउंड वाटर का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक ना। गलत इस्तेमाल नहीं कह सकते हैं, बस आप ये कह सकते हो कि जरूरत से ज़्यादा कितना उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ पे, पंजाब में। तो आइए यहाँ पे हम लोग एक केसलेट लेंगे। केसलेट का मतलब हो गया एक केस समझेंगे, एक कहानी समझेंगे पंजाब का, कि पंजाब में फार्मर्स कैसे ग्राउंड वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब क्या हो, तरीके से बर्बादी हो गया। तो आइए उसी के बारे में समझेंगे कि पंजाब के किसान किस तरीके से ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, जिससे पानी हमारा बर्बाद होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि पंजाब वाज होम टू द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट फीड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू इंडिया बिकमिंग सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। मतलब हमारे इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास आया था, 1960 के आसपास हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। और ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के फील्ड में नए नए प्रकार के बदलाव किए थे। जैसे आपने नाम सुना होगा HYB सीड्स, है ना। वो क्या था, एक ही बीज आप लगाओगे अपने खेतों में और वही आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे देगा। तो HYB सीड्स हो गया। फिर से ट्रैक्टर हो गया खेतों को जोतने के लिए, वो हो गया। फिर से खेतों में डालने के लिए वो जनरेटर वाला, मतलब बोरिंग वाला सिस्टम हो गया, हमारा ट्यूबवेल जिसको आप कहते हो। वो सारी चीज़ें लाए गए थे 1960 में। ये सब किसका पार्ट था, ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट था। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन में ये नए नए प्रकार के बदलाव एग्रीकल्चर के फील्ड में किया गया था। और इसका सबसे अच्छा रिजल्ट हमको देखने को कहाँ मिला, पंजाब में देखने को मिला। मतलब कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में देखने को मिला हम लोगों को, पंजाब में देखने को मिला। और पंजाब ने इंडिया को फूड के मायने में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। मतलब कि पंजाब इतना ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस किया, इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया कि हम लोगों को किसी दूसरे कंट्री पे अनाज के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ा, ठीक ना। तो पंजाब उस समय पर भी और आज भी कहीं ना कहीं पंजाब जो है बहुत ज़्यादा अनाज प्रोड्यूस करता है और इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे फ़ायदा भी पहुंचाता है। इतना ज़्यादा अनाज पंजाब प्रोड्यूस करता है कि आज इंडिया को अनाज के लिए खास करके दूसरे कंट्री के पास हाथ फैलाना नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाया गया था तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यदि कहीं पे हमको देखने को मिला, सबसे अच्छा इस्तेमाल यदि ग्रीन रेवोल्यूशन का किसी ने किया और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यदि कहीं पर हुआ तो वो पंजाब में हुआ था, ठीक ना। लेकिन बट टुडे पंजाब फेसेस इशूज ऑफ सस्टेनेबिलिटी। लेकिन आज के टाइम पे पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, किस चीज़ का, सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया कि वो लोग आज पानी को इतना गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनका खेती बाड़ी तो हो जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में पानी बच भी पाएगा कि नहीं बच पाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग पानी का, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो अब आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था पंजाब में। देखते लिखिए ध्यान से, आप इसको समझिएगा क्या है। इन द 1960s फार्मर्स शिफ्टेड टू हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड पैडी। मतलब 1960s के पहले पंजाब भी बाकी सारे स्टेट के तरह नॉर्मल खेती करता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जैसे नॉर्मल आसान से नॉर्मल खेती होता है ना, उसी प्रकार का पंजाब भी खेती करता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1960s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में आया तो पंजाब ने भी स्टार्ट किया इस्तेमाल करना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। किसका, खास करके व्हीट और पैडी का। मतलब ये हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ऐसे सीड्स थे जो कि कम बीज आप लगाओगे तो उसी में इतना अनाज हो जाएगा जो कि आपके इमेजिनेशन से भी बहुत दूर है, ठीक ना। मतलब कि अनाज आप कम ही लगाओगे लेकिन प्रोडक्शन आपको ज़्यादा मिल जाएगा। पैडी ये भी एक प्रकार का व्हीट के तरह ही होता है, इसको भी लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। जैसे आप गेहूं देखते हो ना, दाना है एक तरीके का छोटा दाना, उसी तरीके से पैडी भी एक छोटा सा दाना ही होता है जो कि आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक ना। ये थोड़ा सा राइस से अलग होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो 1960s में पंजाब के किसानों ने खास करके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। यानी कि पुराने वाले जो सीड्स थे उसको छोड़ के नए मार्केट में जो सीड्स आए थे, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे, उनको इन लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। पहले किसका इस्तेमाल किया, व्हीट और पैडी का।
These crops required more water than the traditional seeds and farmers began to extract groundwater to meet this need. इस प्रकार के क्रॉप में ना हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे हमारे, इसमें एक फ़ायदा ये था कि ये बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन देगा, लेकिन एक ख़राबी ये था कि ये जो क्रॉप थे, जो सीड्स था, इसको पानी बहुत चाहिए। मतलब कम पानी आप देंगे तो ये अनाज को नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, ज़्यादा पानी चाहिए था। तो बताइए, ज़्यादा पानी यदि आपके खेतों में चाहिए क्रॉप को, तो वो पानी आप कहाँ से लाओगे? ग्राउंड वाटर, ऑब्वियस ही बात है। तो पंजाब के किसानों ने ज़मीन से ज़्यादा पानी निकालना स्टार्ट किया और अपने खेतों में पानी वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा भी डालने लगे। ठीक है, आगे। ऑल्सो दीज क्रॉप्स रिक्वायर्ड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और ये जो क्रॉप था हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये पानी तो ज़्यादा चाहिए ही इसको, साथ ही साथ इसको केमिकल और फर्टिलाइजर भी ज़्यादा चाहिए होता था। मतलब कि कम खाद, कम पेस्टिसाइड्स वगैरह आप देंगे तो काम नहीं चलता था। पेस्टिसाइड का देखो, फर्टिलाइजर का मतलब होता है खाद, और पेस्टिसाइड का मतलब होता है वो खाद जो कि पेस्ट को मारने में काम आता है। छोटा मोटा कीड़ा होता है ना जो फसल में लग जाता है, तो उसको मारने में ये काम आता है। तो इन सब का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना पड़ा। कहाँ पे? पंजाब के अंदर। तो अब जरा बताइए, पहला बात तो आप ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं ज़मीन के नीचे से, तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा वो पानी, पहला बात। दूसरा बात क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सब भी गल के पिघल के कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली ज़मीन के नीचे ही जाएगा। तो जो भी नीचे थोड़ा बहुत पानी बचा ज़मीन के नीचे, ग्राउंड वाटर, वो भी आपने क्या कर दिया? पोल्यूट कर दिया। तो ये सारी समस्याएं जो है पंजाब में देखने को बड़े लेवल पे मिल रहा था। आगे, all these factors resulted into the groundwater level that had become inaccessible till depths of about 30 meters। मतलब इसका रिजल्ट ये निकला कि पंजाब में पानी इतना कम हो गया ग्राउंड वाटर, कि लोग 30 मीटर तक नीचे बोरिंग करा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा उनको पानी। सोचो, 30 मीटर आप समझते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप ऐसे समझ लो सिंपल सा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 30 मीटर का है। बात समझ में आ रही है? बात 3000 सेंटीमीटर। तो सोच लीजिए, 3000 सेंटीमीटर आप नीचे गड्ढा खोदोगे, तब जाकर कहीं ना कहीं लोगों को पानी मिलता था। कहीं कहीं जगह पर तो फिर भी नहीं मिलता था, क्योंकि ग्राउंड वाटर को इतना इस्तेमाल किया गया कि लेवल ही पानी का क्या हो गया? कम हो गया। ठीक ना, आगे। Also, the chemicals from the fertilizers and pesticides have dissolved in the groundwater, causing health hazards। और जो भी थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर में पानी बचा था, मतलब ग्राउंड नीचे में जो पानी बचा था, उसमें आपने इतना केमिकल मिला दिया कि लोग जब उस पानी को पी रहे हैं तो बीमारी पर जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया? पंजाब का पूरा हालत खराब हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एरिया ऑफ पंजाब हैज़ बीन क्लासिफाइड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड। सोचिए, उस टाइम पे पंजाब के 80% एरिया को ओवर एक्सप्लॉइटेड कर दिया गया, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया गया। सोचिए, मतलब जहाँ पे कम पानी देके भी काम चल सकता था, वहाँ पे अपने उसको इतना पानी दिया कि वहाँ पे पानी का लेवल ही कम हो गया। तो पंजाब के 80% जगहों पर गलत तरीके से पानी को इस्तेमाल किया गया, गलत तरीके से ज़मीन को इस्तेमाल किया गया। इतना ज़्यादा पानी निकाला कि ग्राउंड वाटर का लेवल घट गया, इतना ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया कि पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर जो था हमारा वो जहर से भर गया। तो इतना ज़्यादा खराब समस्या पंजाब के अंदर देखने को उस टाइम पे मिला था। इन अदर वर्ड्स, वी हैव ड्रॉन वाटर एट अ रेट मच ग्रेटर देन एट विच रिस्टोरेशन एंड रिवाइवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज पॉसिबल। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि इतना ज़्यादा पानी आपने बाहर निकाला, यानी कि पानी निकालने का रफ्तार क्या था? ज़्यादा था, और ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन होना, उसका रफ्तार क्या था? कम था। मतलब कि ग्राउंड वाटर भर नहीं रहा है और ऊपर से आप पानी निकाले जा रहे हो, मतलब पानी निकालने का रफ्तार ज़्यादा है और पानी वहाँ पे जमा होने का रफ्तार बहुत ही कम है। तो ये समस्या जो है पंजाब के अंदर देखने को उस समय पे मिला। आइए आगे बात करते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक का। अगला हमारा द केस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट का केस क्या है, आइए थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए। सीमेंट आप समझते हैं ना, वही सीमेंट का बात हो रहा है जो कि हम लोग अपने घरों को बनाने में इस्तेमाल वगैरह करते हैं, प्लास्टर वगैरह करते हैं, तो सीमेंट का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है वी कैनॉट इमेजिन लाइफ विदाउट सीमेंट।
मतलब सीमेंट के बिना हम लोग अपने लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे आसपास जितने भी रोड, बिल्डिंग, कुछ भी आपको जो दिखता है वो सब सीमेंट से ही बना होता है। केवल सीमेंट नहीं बना होता है, उसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन सीमेंट भी तो एक पार्ट है ना उसका। सीमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग उस चीज़ को बनाते हैं, है कि नहीं। आगे, आवर हाउसेस, हमारा घर, स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिजेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा ऑल रिक्वायर्ड सीमेंट। यानी कि इन सब चीज़ को बनाने के लिए क्या चाहिए? सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हैज बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। मतलब देखो, जिस सीमेंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने घरों को बनाने के लिए, उस सीमेंट का जब प्रोडक्शन होता है, मतलब जब सीमेंट को बनाया जाता है, तो जहाँ पे सीमेंट बनता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, इतना ज़्यादा कि आप एक आदमी को अपने नज़रों से देख भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ केवल और केवल पॉल्यूशन ही रहता है, इतना ज़्यादा हो जाता है। तो सीमेंट को बनाना बहुत ज़्यादा पोल्यूटिंग प्रोसेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलीजेज फाइन डस्ट दैट इंटर्स आवर लंग्स एंड डैमेज देम। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है वहाँ पे पॉल्यूशन का, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है कि वो हमारे सीधे लंग्स में चल जाता है और हमारे लंग्स को वो डैमेज कर देता है। लंग्स को बेसिकली वो चॉक कर देता है, जाम कर देता है। सेटल्स ऑन लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट डिक्रीज देयर यील्ड्स। जो आसपास पेड़ पौधे रहते हैं उनके पत्तों के ऊपर जाके वो चिपक जाता है सीमेंट। और पत्तों पे चिपकने का मतलब है कि पत्ता अपना प्रोसेस, सांस लेना, सांस छोड़ने वाला काम नहीं कर पाता। मतलब पत्ता बेसिकली फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाता है। तो आसपास के आप देखोगे पेड़ पौधे भी मर जाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के पत्तों पे जाके सीमेंट चिपकेगा तो भाई पेड़ को सांस लेने के लिए जगह कहाँ से मिलेगा? पत्तों से मिलता है, और पत्तों पे सीमेंट जमा हुआ है। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है प्लांट एक तरीके से मर जाता है। ठीक है। एंड कॉजेज सॉइल वाटर पॉल्यूशन। सॉइल को भी गंदा करता है, यानी कि मिट्टी को भी गंदा करता है, और पानी को भी गंदा करता है। यदि मान लीजिए आसपास में कहीं पे पानी होगा, तालाब, नदी वगैरह कुछ भी होगा, तो उस पूरे तालाब में सीमेंट का जो छोटा छोटा डस्ट पार्टिकल होता है वो भर जाता है, इससे वो पानी को भी गंदा कर देता है। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैड क्रिएटेड गाइडलाइंस फॉर सीमेंट फैक्ट्रीज टू इंश्योर दैट द पॉल्यूशन इज मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। मतलब कि सीमेंट बनाने वाले जो इंडस्ट्री हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ये इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, इंडिया का गवर्नमेंट का ही पार्ट है ये, इन्होंने हर सीमेंट बनाने वाले इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को एक नोटिस लिखा कि भैया अब सीमेंट बनाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीमेंट हमारे इंडिया में ज़रूरत है उस चीज़ का, लेकिन उसके पॉल्यूशन को आपको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर या तो पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब आप अपने सीमेंट बनाने के प्रोसेस में कुछ ऐसा करिए या फिर कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी ऐड करिए कि पॉल्यूशन लगभग ना के बराबर क्रिएट हो। ठीक ना। ऐसा गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। गवर्नमेंट के किस ऑर्गेनाइजेशन ने? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। ठीक ना। ऑल्सो वी कैन क्रिएट ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स दैट कैन रिड्यूस पॉल्यूशन लाइक द यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोन एंड मड। और हम लोग यदि अपने से भी कुछ तरीकों को यदि फॉलो करें तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है एक तरीके से वो कम हो सकता है। जैसे सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप क्या इस्तेमाल करो? पुराने ज़माने में जो घर वगैरह बनते थे उनका इस्तेमाल कर लो, जैसे स्टोन का, मड का। स्टोन मतलब पत्थर का, मड मतलब मिट्टी का। फिर आपके मन में आपके मन में सवाल होगा कि सर आज के टाइम पे हम लोग क्या पत्थर से घर बनाएंगे? क्या मिट्टी से घर बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कहने का मतलब ये है कि स्टोन का इस्तेमाल करिए, मिट्टी का इस्तेमाल करिए, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करके, मतलब पुराने चीज़ों के साथ आप क्या जोड़ दो? आज का टेक्नोलॉजी ऐड कर दो, तो ये बेहतर काम करेगा, है ना। हाँ, जैसे अभी आगे आगे आप पढ़ोगे, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, वही लिखा हुआ था कि सीमेंट के प्रोडक्शन पे क्या करना पड़ेगा? लगाम लगाना पड़ेगा। और जब सीमेंट हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो काम चलाने के लिए आप पुराने तरीके को फॉलो करो। पुराने तरीके में आप स्टोन का इस्तेमाल करिए, मड का यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल करिए, न्यू प्लांट बेस्ड मटेरियल्स
एंड रिसाइकल्ड मटेरियल्स फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करो जो प्लांट बेस्ड है। प्लांट बेस्ड का मतलब हो गया जो पेड़ पौधों से बना हुआ हो, वो पॉल्यूशन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको घर बनाना है, लकड़ी का घर बना लो, ठीक ना, ये चीज़ें हैं। एंड रिसाइकल मटेरियल्स फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट, और जो प्लास्टिक हमारा वेस्ट हो जाता है उसको आप दोबारा रिसाइकल करके इस्तेमाल करो, है कि नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करें तो सीमेंट के प्रोडक्शन में कमी आएगी। और सीमेंट के प्रोडक्शन में कमी आने का सिंपल सा मतलब है कि हमारा ये आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो साफ रहेगा, है कि नहीं। आगे आइए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ वी कंबाइन ट्रेडिशनल मटेरियल्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि जैसा हमने अभी कहा था ना आपको कि पत्थर का, मिट्टी का, इन सब का इस्तेमाल आज के टाइम पे किया जाना चाहिए, लेकिन नए टेक्नोलॉजी को उसमें ऐड करके, ठीक ना। तो ये पुराने चीज़ों में यदि नया टेक्नोलॉजी हम ऐड कर दें तो आज के टाइम पे वो हमारे लिए बेस्ट काम आएगा और वो पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ वी कंबाइन ट्रेडिशनल मटेरियल्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी देन वी कैन क्रिएट न्यू मटेरियल्स दैट इज लेस पॉल्यूटिंग एंड प्रोवाइड्स लोकल एम्प्लॉयमेंट। मतलब पुराने चीज़ों में यदि हम लोग आज टेक्नोलॉजी को ऐड कर दे तो नया चीज़ हमारा बना देगा जो कि पॉल्यूशन भी कम क्रिएट करेगा और आसपास के लोकल लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। बात समझ आ रही है चीज़। चलिए, ये हो गया हमारा सीमेंट का कहानी। नेक्स्ट हमारा कहानी है अ केसलेट फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम से भी हमारे पास एक कहानी है। आइए सिक्किम के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट और रोचक चीज़ें बताते हैं। सिक्किम के बारे में ही क्यों दिया गया इस बुक में, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। सिक्किम थोड़ा सा फेमस स्टेट एक चीज़ की वजह से है, वो अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर सस्पेंस खत्म हो जाएगा। बताते हैं किस चीज़ के लिए फेमस है। देखिए यहाँ पे ना एक कहानी दिया हुआ है, आप उसको सही समझिएगा। पीमाज फैमिली, पीमा बेसिकली एक लड़की है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। पीमाज फैमिली फार्म इन सिक्किम फेस्ड डिक्लाइनिंग यील्ड्स एंड माउंटिंग डेब्ट्स फ्रॉम एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स। अब हुआ क्या, पीमा बेसिकली एक लड़की है, उसका जो फैमिली है, उनके जो माता पिता हैं वो सिक्किम में रहते हैं और वहीं पे वो लोग खेती बाड़ी अपना करते हैं, ठीक ना। लेकिन खेती बाड़ी करने में उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था इनपुट्स का। किस चीज़ का? केमिकल का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिससे उनके लिए खेती बाड़ी करना हो गया थोड़ा सा महंगा। और वो धीरे धीरे उनके जो फैमिली थे वो कर्ज में डूबते चले गए। मतलब सिंपल सा है कि पीमा का जो फैमिली है वो सिक्किम में रहते हैं और सिक्किम में ही वो लोग खेती करते हैं। और खेती करने के लिए उनको क्या क्या चाहिए? सीड्स चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब सारी चीज़ें चाहिए उनको। और ये सब चीज़ों को वो खरीदता तो था लेकिन कर्ज लेकर, क्योंकि वो उतना अमीर भी परिवार नहीं था। तो ये परिवार धीरे धीरे किस में चला गया? कर्ज में चला गया। बस एक वजह से, खेती करने के लिए क्या चाहिए था उनको? केमिकल, फर्टिलाइजर, है ना, पेस्टिसाइड्स, HYB सीड्स चाहिए था, और इन सब में पैसा बहुत लगता है ना। तो इस तरीके से ये कर्ज में धीरे धीरे डूबते चले गए, क्योंकि ये खेती करने के लिए लोगों से कर्ज ले लेता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि खेती करने में पैसा भी ज़्यादा लग रहा था। आगे, लेकिन इनका ना किस्मत तब खुला जब व्हेन द सिक्किम गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ पॉलिसी टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू आउट द स्टेट, पीमाज फैमिली डिसाइडेड टू ट्राई। इसका किस्मत रातों रात तब चमका जब सिक्किम के गवर्नमेंट ने पूरे सिक्किम में अनाउंस कर दिया कि आज से पूरे सिक्किम में कहीं पर भी खेत में केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर सिक्किम में खेती कैसे करेंगे हम लोग? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है कि आप खेती करिए लेकिन उसमें जरा सा अभी केमिकल, फर्टिलाइजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो आप ज़रा बताइए, पीमा का जो फैमिली है वो किस चीज़ से परेशान था? खेती करने के लिए खाद वगैरह खरीदना पड़ता था उनको, वही चीज़ से वो परेशान थे। समझ रही बात? और उनके लिए उनको बहुत कर्ज लेना पड़ता था, कर्ज में डूबते चले गए। लेकिन अब पूरे सिक्किम में गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि अब कोई भी अपने खेतों में केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। मतलब कि अब आप अपने से खेती करिए और अपने खेतों में गाय का गोबर हो गया, मैन्योर हो गया, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करके करिए। तो बताइए, क्या पीमा के फैमिली के लिए अच्छा बात था या बुरा बात था? अच्छा बात था। अब इनको केमिकल भी नहीं खरीदना पड़ेगा और ये छोटे मोटे चीज़ों से अपना खेती बाड़ी अब कर लेंगे। अब देखिए होता क्या है,
तो इनके फैमिली ने डिसाइड किया कि चलो भाई हम लोग भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। द फैमिली स्विच्ड टू कंपोस्ट, prepared natural pest repellents using neem and garlic and started growing multiple crops across the year। मतलब पीमा के फैमिली ने कंपोस्ट बनाया। कंपोस्ट का मतलब है हैंडमेड खाद, अपने घरों में उन्होंने खाद बनाया, लेकिन वो नेचुरल खाद था, ध्यान रखिएगा। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नेचुरल खाद, और अपने घर पे वो लोग बना लिए, ठीक ना। खेत तो देखो भाई, आपने अब आप खेत में केमिकल नहीं डालोगे, लेकिन खेती करने के लिए कुछ तो ऐसा खेतों में दोगे ना जिससे कि प्रोडक्शन हमारा क्या हो सके, बढ़ सके और अच्छा हो सके। तो इन लोगों ने अपने ही घर में कंपोस्ट बनाया, मतलब हैंडमेड खाद वगैरह बना लिया, पेस्ट भी बना लिया। किसका इस्तेमाल करके, नीम और गार्लिक का इस्तेमाल करके। नीम और गार्लिक का इस्तेमाल करके इन लोगों ने पेस्ट बना लिया, जो क्या करेगा, खेतों में यदि कीड़ा मकोड़ा कहीं पे लग गया उसको मार देगा। और इस तरीके से इन लोगों ने अपने खेतों में इसको इस्तेमाल किया, और अपने खेतों में लोग अब मल्टीपल क्रॉप भी उगाने लगे, मतलब एक ही जमीन पे अलग अलग प्रकार की खेती करने लगे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट, तो ये लोग क्या किए, अपने खेत को कर मतलब खेती बाड़ी करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को इन लोगों ने चूज किया, ठीक है। आगे तो बेसिकली देखो, जहां पे ये लोग अपना केमिकल वगैरह इस्तेमाल करते थे, अब पूरी तरीके से ये लोग क्या करेंगे, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंपोस्ट हो गया, फिर से नेचुरल पेस्ट हो गया। नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट्स का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है, वो हम लोग बाद में समझ लेंगे। बेसिकली इन लोगों ने अपना पेस्ट को मारने के लिए, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए इन लोगों ने अपना खुद का एक पेस्ट बना लिया, नीम और गार्लिक का इस्तेमाल करके, और ये लोग अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को कंटिन्यू करने लगे, ठीक है। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, आप ऐसे समझिए। रिपेलेंट्स क्या होता है, पहले आप समझ लो, अ केमिकल सबस्टेंस दैट इज यूज्ड टू कीप इंसेक्ट्स अवे। मतलब कि इन लोगों ने वही पेस्ट बनाया जो कि क्या करेगा, खेतों से पेस्ट को बाहर निकाल के फेंक देगा, मतलब मार देगा एक तरीके से खेतों में ही। तो इन लोगों ने ये सारी चीजें अपने घर पे बना लिया। आगे, आफ्टर अबाउट 5 years Pima's farm was thriving and she was able to sell her cardamom, जिंजर एंड ट्रेडिशनल वेजिटेबल्स एट प्रीमियम प्राइस। अब देखिए, इन लोगों ने पूरे के पूरे अपने फार्म लैंड पे, यानी कि जहाँ पे इन्होंने खेती किया, क्या वहाँ पे इन्होंने जरा सा भी केमिकल का, फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया? नहीं किया। पूरी तरीके से इन लोगों ने जो इस्तेमाल किया वो था नेचुरल खाद, नेचुरल पेस्ट, जो इन लोगों ने अपने घर में बनाया था। इससे क्या हुआ, अगले 5 साल के बाद इन लोगों का जो पूरा का पूरा खेत था वो बिल्कुल सुपर हिट हो गया। अब सवाल है कि सर क्या इनके खेत को 5 साल क्यों लगा? क्योंकि देखो यार, जिस जमीन पे आप इतने लंबे समय से हमेशा पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल डालते आ रहे हैं, उस खेत को अपने आप को रिन्यू करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा ना। तो उनको इम्प्रूव करने में, उस फार्म को यानी कि उस जमीन को इम्प्रूव करने में कितना टाइम लग गया? 5 साल लग गया। यानी कि 5 साल के बाद पीमा का जो फार्म था, जो जमीन था, वो बिल्कुल बेस्ट हो गया खेती करने के लिए। और उन्होंने अपने जमीन पे जो भी चीज़ का खेती किया वो एकदम सुपर हिट खेती हुआ। जैसे वो लोग कार्डेमम उगाए, जिंजर उगाए, और अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स भी उगाए, और मार्केट में जाके उसको प्रीमियम प्राइस पे बेचा, तो अच्छा खासा उसको प्रॉफिट भी मिला, ठीक ना। अब इन्होंने जो ये सब मार्केट में बेचा, तो बताइए इन सब में क्या केमिकल का जरा सा भी रोल है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज हम लोग जो मार्केट में इस्तेमाल करते हैं वो हर चीज़ केमिकल से बना हुआ है, लेकिन सिक्किम में इन सब चीज़ों को किससे बनाया गया? बिना केमिकल का बनाया गया। तो वो बिल्कुल 100% नेचुरल इन लोगों ने वो चीज़ को उगाया। अब देखो हुआ क्या, इन 2016 सिक्किम बिकेम अ 100% ऑर्गेनिक स्टेट with all of its farmland certified organic। इतना अच्छा सिक्किम में रिजल्ट आया, इतना अच्छा रिजल्ट आया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि सिक्किम के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम सिक्किम में पूरा का पूरा इसको 100% अप्लाई कर देते हैं। मतलब 2016 में सिक्किम पूरी तरीके से क्या बन गया? एक ऑर्गेनिक स्टेट बन गया। ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब हो गया कि पूरे सिक्किम में कहीं पर भी खेती बाड़ी करने के लिए जरा सा भी खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो बताइए क्या ये स्टेप सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा जो लिया गया वो अच्छा था या खराब था? बिल्कुल अच्छा था।
और क्या ऐसा स्टेप इंडिया के लगभग हर स्टेट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हम लोग चीज़ खाएंगे वो बिल्कुल हेल्दी होगा, और दूसरी बात, खेतों में केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा तो मिट्टी भी हमारा बर्बाद नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कि केमिकल का इस्तेमाल खेतों में नहीं होगा तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी फिट रहेगा। तो ये चीज़ हर जगह कर देना चाहिए। इसीलिए सिक्किम आज बहुत फेमस है, क्योंकि वहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जरा सा भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं दिखता है वहाँ पे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लोकल बायोडाइवर्सिटी फ्लरिश्ड विद बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। इससे क्या हुआ, जो लोकल बायोडाइवर्सिटी था, मतलब आसपास के जो पूरे के पूरे पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जानवर ये सब थे, वो धीरे धीरे वहाँ पे फ्लरिश करने लगा। मतलब और वहाँ का माहौल क्या हो गया, अच्छा हो गया, हरियाली से भर गया पूरा सिक्किम। ठीक ना। जैसे जो कीड़े मकोड़े खेतों में केमिकल के डालने की वजह से मर जाते थे, अब वो कीड़े मकोड़े भी खेतों में दिखने लगे। और हर कीड़े मकोड़े खेत को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े खेत को फायदा भी पहुंचाते हैं। ठीक ना। तो मतलब जो इंसेक्ट्स खेतों के आसपास भी नहीं दिखता था पहले, क्योंकि केमिकल इस्तेमाल होता था ना, केमिकल क्या करता था, इन लोगों को मार देता था। तो जो इंसेक्ट्स वगैरह खेतों के आसपास भी नजर नहीं आते थे, अब वो नजर आने लगे। एंड बर्ड्स रिटर्निंग, जो पक्षी उड़ के कहीं दूसरी जगह चल जाते थे, वो वापस आ रहे हैं सिक्किम में। क्यों? क्योंकि उनको अब बिल्कुल केमिकल फ्री इन्वायरमेंट मिल रहा है अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो बताइए, पक्षी क्या वापस लौट के नहीं आएगी? जो पक्षी भाग गई थी वो पक्षी वापस आ गई। तो ये सब चीज़ें जो है नए नए चीज़ सिक्किम में देखने को मिले। उसके बाद टूरिज्म इंक्रीज्ड बिकॉज विजिटर्स केम टू सी द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल एंड फार्मर्स इनकम्स ग्रू बाय 20% ऑन एन एवरेज। और सिक्किम में टूरिज्म भी बढ़ गया। सिक्किम, और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, सिक्किम इंडिया का ऐसा स्टेट है जहाँ पे लोग देश दुनिया की चीज़ देखने नहीं जाते हैं, सिक्किम में लोग जाते हैं वहाँ का फार्मिंग देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है। समझ आ रही है बात? मतलब सिक्किम में लोग बहुत, मतलब सिक्किम में बहुत कुछ है, सिक्किम में घूमने लायक बहुत कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो लोग सिक्किम में जाते हैं घूमने के लिए, वो वहाँ का ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने के लिए जाते हैं। ठीक ना। और सिक्किम में किसानों का जो इनकम था बेसिकली, वो ऑन एन एवरेज 20% बढ़ गया। सोचिए, तो एक अच्छा बदलाव वहाँ पे किया गया। टुडे सिक्किम बिकेम अ ग्लोबल मॉडल। आज के टाइम पे सिक्किम पूरी दुनिया में एक ग्लोबल मॉडल बना हुआ है। मतलब सिक्किम ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई बिना केमिकल का इस्तेमाल करके भी हम लोग एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक ना। इससे हर इंडिया के स्टेट को सीखना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इंडिया के हर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट है उनको सीखना चाहिए। यदि हर स्टेट में ऐसा यदि हो जाए तो सबसे अच्छा चीज़ होगा, ये सबसे बढ़िया बात माना जाएगा। ठीक ना। ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जरा देखिए, ये टॉपिक हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बात किया रिसोर्सेज के बारे में। तो क्या आपको नहीं लगता कि रिसोर्सेज को लेकर हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और हम लोगों को रिसोर्स को थोड़ा सा जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, लिखा हुआ है इन द केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब जो बार बार रिन्यू नहीं हो सकता, एक बार आपने इस्तेमाल किया वो खत्म हो जाएगा फिर। तो ऐसे रिसोर्स के केस में क्या होना चाहिए, वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज द रिसोर्सेज इन अ वे दैट दे कैन लास्ट लॉन्ग एनफ फॉर ह्यूमैनिटी। मतलब आज के टाइम पे हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए कि वो लंबे समय तक रहे, जो आने वाला जनरेशन है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोगों को ऐसे इस्तेमाल करना है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग जो देखते हैं कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे हम लोगों को ऐसे करना चाहिए कि हमारा आज के टाइम पे जरूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग उसको बचा के भी रख सके। तो इसको ऐसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। वी नीड टू स्विच टूवर्ड्स रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फिर हम लोगों को अपने आप को स्विच किसके तरफ करना चाहिए, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के तरफ स्विच करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये सारी चीज़ों की तरफ हम लोगों को अपना इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो सकता। आप इसको इस्तेमाल करोगे दोबारा बन जाएगा, दोबारा इस्तेमाल करोगे फिर बन जाएगा, फिर इस्तेमाल करेंगे फिर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है,
सावधान तरीके से इस्तेमाल करना है और ज़्यादातर कोशिश करना है कि रिन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर हम लोग को डिपेंडेंट, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल बेसिकली ज़्यादा करना है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल थोड़ा कम करना है और सही तरीके से करना है, बर्बाद नहीं होना चाहिए बस। आगे, देयर मस्ट बी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री। याद कीजिए, हमने चैप्टर के शुरुआत में ही आपको बताया था कि इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, किसी भी स्टेट में प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, किसी स्टेट में रिसोर्स बहुत ज़्यादा है तो किसी स्टेट में रिसोर्स बहुत कम भी है। तो वही चीज़ यहाँ पे होना फिर क्या चाहिए, हर स्टेट में लगभग रिसोर्स को बराबर कर देना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। जहाँ पर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ से रिसोर्स को निकाल के वैसे स्टेट को दे देना चाहिए जहाँ पे वो रिसोर्स है ही नहीं, है कि नहीं। तो इससे एक अच्छा फायदा हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्स का होना चाहिए इंडिया के हर जगह पर। उसके बाद देयर मस्ट बी एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इंडिया में आज भी ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं और स्टेट के अंदर गांव हैं जहां पे लोगों को आज भी पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों को साफ पानी भी पीने के लिए मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो ये भी एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को एक तरीके से, मतलब गवर्नमेंट को हम बता सकते हैं कि भैया लोगों को इन सब चीज़ों का ज़रूरत है, आप उस पर ध्यान दीजिए, है, ठीक है ना। आगे, देयर मस्ट बी अ लिमिट to the use of fossil fuels like petrol and diesel because it creates a huge air pollution that damage our valuable resources। हम लोगों को पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब के इस्तेमाल पे एक लिमिट लगाना चाहिए, मतलब इन सब को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और थोड़ा कम करना चाहिए इस्तेमाल, ठीक ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे आसपास के माहौल को और सबसे बड़ी बात हमारे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं उसको ये सब गंदा करता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर एक लिमिटेशन लगना चाहिए, ठीक ना। आगे, और लिमिटेशन लगाएगा कौन? हम ही लोग लगाएंगे बेसिकली। हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट, मतलब अपने आप को ठीक करना पड़ेगा पहले, तब जाकर हमारा रिसोर्स अच्छा हो पाएगा और बच भी पाएगा। वी मस्ट रिमेंबर आवर रिलेशनशिप विथ नेचर एंड एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टुवर्ड्स रिस्टोरेशन, रीजनरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने रिसोर्स को लेकर हम लोगों को खुद गार्जियन बनना पड़ेगा, मतलब रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है कि वो बर्बाद भी ना हो और हमारा ज़रूरत भी पूरा हो जाए। हमको खुद अपने आप का गार्जियन बनना पड़ेगा, ठीक ना। तभी जाकर हमारा रिसोर्स सही तरीके से रिस्टोर हो पाएगा, मतलब हम लोग उसको बचा भी पाएंगे, जनरेट भी हो पाएगा, रीजनरेशन मतलब हम उसको बार बार बना पाएंगे, और सस्टेनेबिलिटी का मतलब हो गया कि आज के टाइम पे इस्तेमाल भी कर लेंगे और फ्यूचर में उसको हम लोग बचा के भी रख लेंगे। मतलब कि हम लोगों को खुद गार्जियन बनना पड़ेगा। गार्जियन का मतलब क्या होता है? वो लोग जो अपने बाल बच्चों का सही तरीके से केयर करते हैं। तो हम लोगों को गार्जियन बनना पड़ेगा रिसोर्स का, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे, अच्छी तरीके से उसको रिस्टोर करना सीखेंगे। रिस्टोर का मतलब उसको बचाना सीखेंगे, उसको रीजनरेट करना सीखेंगे, मतलब उसको बार बार दोबारा कैसे बनाया जा सकता है वो सीखेंगे, और सबसे बड़ी बात सस्टेनेबिलिटी समझेंगे, मतलब कि रिसोर्स को आज के टाइम पे ऐसे इस्तेमाल करेंगे। देखो, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आज के टाइम पे आप रिसोर्स को इस्तेमाल करिए, लेकिन ऐसे करिए कि आने वाले टाइम में वो हमारे लिए भी बचा रहे, मतलब जो फ्यूचर में जनरेशन हमारा आएगा उसके लिए भी बचा रहे, ताकि वो भी उसका फायदा उठा सके, ठीक है ना। आगे, अब रिसोर्स को लेकर भगवत गीता में एक बात बोला गया है। क्या बोला गया? देखिए, द भगवत गीता रेफर्स टू लोक संग्रह। लोक संग्रह, इसका मतलब क्या होता है? देखो, मतलब भगवत गीता में ना एक वाक्य, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है लोक संग्रह भगवत गीता में। लोक संग्रह का मतलब क्या है? देखिए, द आइडिया दैट एवरीवन मस्ट ट्रांसेंड पर्सनल डिजायर्स एंड एक्ट फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। मतलब लोक संग्रह का मतलब है कि हर आदमी पहले अपने बारे में सोचता है, अपने इच्छाओं को पहले पूरा करना चाहता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपना इच्छा पूरा करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में दूसरों के प्रति भी अच्छा विचार होना चाहिए, आप लोगों का भी भलाई करें, ऐसा आपके मन में विचार होना चाहिए। समझा नहीं बात? मतलब ऐसा नहीं है कि रिसोर्स को आज आप जैसे में तैसे इस्तेमाल कर लीजिए, आपका जरूरत पूरा हो गया, बस काम खत्म, आने वाले जनरेशन के लिए बचे या ना बचे वो बाद में सोचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको रिसोर्स को लेकर क्या होना पड़ेगा? लोक संग्रह होना पड़ेगा। मतलब कि आप रिसोर्स को अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए भी बचा के रखिए, उनके भलाई के बारे में भी सोचिए। तो लोक संग्रह का मतलब सिंपल सा होता है
कि अपने इच्छाओं के बारे में केवल नहीं सोचना है, अपने जरूरत के बारे में केवल नहीं सोचना है, दूसरों के भलाई के बारे में, दूसरों की जरूरत के बारे में भी आपको सोचना है। तो ये बात किसके लिए लिखा गया यहाँ पे? भगवत गीता में लिखा गया, लेकिन किस सेंस में? रिसोर्स के सेंस में, ठीक ना। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो अब बताइए आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट इस टॉपिक में या फिर इस पूरे चैप्टर में? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए वेरी गुड। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे भी इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।